हेलो गाइस। तो हम लोग लगा रहे हैं विज़न का टेस्ट 6 नंबर का, जिसमें हम लोग ने 20 क्वेश्चंस कर लिए। अब देखते हैं आगे के। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोही करार दिया गया था, में लेख लिखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया। इनमें से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो आपको जो भी सही लग रहा है उसका आंसर दीजिए, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन सा सही है। तो 21 का हमारा सी सही है। देखिए, वर्ष 1908 में तिलक के प्रसिद्ध मुकदमे और कारावास की गूंज वर्ष 1922 में फिर से सुनाई देने वाली थी। तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी गांधी जी ने यंग इंडिया में कुछ लेख लिखे, जिनके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वर्ष 1922 में उन पर धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अभियोग में मुकदमा चलाया। गांधी जी को भी तिलक की तरह ही 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। तो ठीक है, जो गांधी जी ने यंग इंडिया में जो कुछ लेख लिखे थे, उसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या है, उन्हें 1922 में जो धारा 124 ए के तहत उन पर राजद्रोह का मुकदमा अभियोग चलाया था। ठीक है, और उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। यंग इंडिया में 3 लेख लिखने के लिए महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम के पास गिरफ्तार किया गया। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया जब न्यायाधीश ने उनसे कहा कि उनका अपराध तिलक के समान है और वह उन्हें 6 वर्ष के कारावास की समान सज़ा दे रहे हैं। तो गांधी जी ने सज़ा सुनकर जवाब दिया, आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चले मुकदमे की पुनरावृत्ति कर मेरा सम्मान किया है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया है। तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने इसे सम्मान माना कि उनके साथ इनका नाम जुड़ा। तिलक और गांधी जी के खिलाफ चले मुकदमे में केवल यही अंतर था कि गांधी जी ने अपने खिलाफ लगाए गए अभियोगों को स्वीकार कर लिया था, जबकि तिलक ने अभियोग का खंडन किया था। तो जो गांधी जी थे, उन्होंने स्वीकार किया था और तिलक ने उनका खंडन किया था। यह अंतर 1908 से 1922 तक राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप और संघर्ष के तरीकों में आई भिन्नता को भी दर्शाता था। उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। 12 जनवरी 1924 को एक ऑपरेशन के बाद गांधी जी को यरवदा जेल में 5 फरवरी 1924 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। तो 21 का हमारा सी सही है, एक और दो दोनों सही है। अब देखते हैं 22। हाल ही में सुर्खियों में रहे HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक 200 मीटर लंबा प्रचलनात्मक बूस्टर है जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह बूस्टर भारत के गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने में सहायता करेगा। बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो 22 का हमारा बी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, जो इसरो है उसने गगनयान मिशन के लिए एक ठोस रॉकेट बूस्टर जो है HS-200 उसका परीक्षण किया है। 200 मीटर लंबा ये 3.2 मीटर व्यास वाला एक बूस्टर सबसे बड़े प्रचलनात्मक बूस्टरों में से एक है। ठीक है, इसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, इसमें ठोस प्रणोदक का यूज़ किया जाता है। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसे पिछले 2 वर्षों में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। HS-200 रॉकेट बूस्टर S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव अनुकूलित संस्करण है। उल्लेखनीय है कि S-200 रॉकेट बूस्टर का उपयोग भूत तुल्यकालिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV मार्क 3 जिसे LMV-3 भी कहा जाता है में किया जाता है। ठीक है, GSLV MK3 में जिसे LMV-3 कहा जाता है में किया जाता है। गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले GSLV MK3 रॉकेट में से HS-200 बूस्टर शामिल होंगे, जो उड़ान भरने के लिए उसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, तो गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाला जो GSLV MK3 रॉकेट है उसमें 2 HS-200 बूस्टर लगे होंगे। ठीक है, शामिल होंगे, जो उड़ान भरने के लिए उसे क्या करेंगे, थ्रस्ट प्रदान करेंगे। तो 22 का हमारा बी सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, बी सही है हमारा 22 का। अब 23 देखते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 1, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल 2, 3, सी केवल 2, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का हमारा सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC द्वारा ना तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ना ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था।
हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, तो सी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने दावा किया था कि कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि अन्य प्रतिनिधि इस विचार से सहमत नहीं थे। ठीक है, अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर गतिरोध बना हुआ था। मुस्लिम, दलित वर्ग, ईसाई और एंग्लो इंडियन ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अल्पसंख्यक के प्रश्न पर गतिरोध था। जो मुस्लिम थे, दलित थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। अपनी मांग को सशक्त करने के लिए ये सभी एक अल्पसंख्यक समझौते के अंतर्गत एकजुट हो गए थे। गांधी जी अल्पसंख्यकों के इस कदम के विरुद्ध थे और कोई भी संवैधानिक प्रगति पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे के समाधान पर ही होगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अछूत हिंदू हैं और इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों या किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को अस्वीकार कर दिया। मतलब उनने जो पृथक निर्वाचन मंडल का विचार था उन्होंने नहीं माना। रियासतें विशेष रूप से निर्वाचित सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना के पश्चात संघ को लेकर अधिक उत्साहित नहीं थी। जो रियासतें भी थी वो विशेष रूप से जो निर्वाचित सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना के पश्चात संघ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में अन्य तथ्य के विभिन्न समूह जैसे रियासतों, मुस्लिम लीग, सिख, पारसी, महिलाओं, उदारवादियों, दलित वर्गों आदि ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसी तरह सभी गोलमेज सम्मेलनों में उदारवादियों का प्रतिनिधित्व तेज बहादुर सप्रू ने किया था। जबकि प्रत्येक गोलमेज सम्मेलनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेगम जहारा शाहनवाज ने किया था। 23 का हमारा सी सही है। 24 देखते हैं। पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने थाना प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा, जिला स्तर पर मुखिया, पुलिस अधीक्षक, एसपी होता था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी सर जॉन शॉर, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड एमहर्स्ट। 24 का ए सही है। ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ पुलिस बल था। इसका सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ क्या था, पुलिस बल। जो इसका सृजन किसने, कॉर्नवालिस ने किया था। उन्होंने जमींदारों को उनके पुलिस संबंधी कार्यों से मुक्त किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की। तो जो पहले क्या थे, जमींदार थे, वो पुलिस संबंधी कार्य करते थे। अब उन्होंने क्या एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की, कॉर्नवालिस ने की थी, याद रखिए। इस संबंध में उसने थानों की पुरानी भारतीय प्रणाली का आधुनिकीकरण किया। इससे इस मामले में भारत ब्रिटेन से भी आगे हो गया, जहां पुलिस व्यवस्था अभी तक विकसित नहीं हुई थी। उसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। इसके लिए प्रत्येक जिले में पुलिस थाने स्थापित किए गए। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने स्थापित किए, जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा जो भारतीय होता था। ठीक है, इसमें क्या था, प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा होता था और दरोगा भारतीय होता था। और जिला स्तर पर पुलिस बल का मुखिया पुलिस अधीक्षक होता था, एसपी। ठीक है, तो पुलिस बल का मुखिया पुलिस अधीक्षक होता था। 24 का इस तरीके से हमारा ए सही है। अब 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बताना है। 25 का हमारा सी सही है। यह राष्ट्रवादी आंदोलन का ही प्रभाव था कि सरकार को वर्ष 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के जरिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने पड़े। केंद्रीय, इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 और फिर 10 से 16 कर दी गई। इसमें से कुछ सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका समितियों, जिला बोर्डों आदि के माध्यम से किया जा सकता था, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। सदस्यों को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वे इस पर ना तो मतदान कर सकते और ना ही इसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकते थे। ठीक है, सदस्य जो थे वो वार्षिक बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे। वे प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने या उत्तरों पर विचार विमर्श करने की अनुमति नहीं थी।
क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन उस पर दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बहरहाल इस संशोधित औपनिवेशिक विधान परिषद की बैठक भी वर्ष 1919 तक वर्ष में औसतन 13 दिन की दर से हुई। साथ ही इसमें उपस्थित गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या 24 में से केवल 5 थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से राष्ट्रवादी पूर्णतः असंतुष्ट थे। वे अपनी मांगों के साथ उपहास के रूप में मानते थे। ठीक है, वे इसे वे अपनी मांगों के साथ उपहास के रूप में मानते थे। परिषदें अभी भी अक्षम थी और सरकार की निरंकुशता अभी भी बनी हुई थी। इसलिए राष्ट्रवादियों ने अब गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के लिए बहुमत की मांग की, जिन्हें बजट पर मतदान करने और इस प्रकार सार्वजनिक कोष पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो। उनका नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। वास्तव में उन्हें अपनी मांगों को धीरे धीरे उठाया। 25 का हमारा सी सही। अब 26 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसे सही है? एक, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन ना करके बंगाल के बड़े जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और पूरे भारत में इसका विस्तार करके इसे एक जन संघर्ष में बदल दिया। तो बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो 26 का हमारा डी सही है। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से हुई थी। जो देखिए, बंगाल का विभाजन किया गया था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। इस आंदोलन को विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को एक ऐसे केंद्र जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था एवं साजिशें रची जाती थी कि स्थिति से सिंहासनच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। तो जो कर्जन था उसके अनुसार, वायसराय कर्जन था उसके अनुसार, मतलब ये इसलिए प्रयास किया गया था कि कलकत्ता जहाँ से क्या है कि जो कलकत्ता को एक ऐसे केंद्र जहाँ से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था वहाँ से, ठीक है, और साजिशें रची जाती थी, वहाँ उसका बंटवारा करना था। ठीक है, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। भारत सरकार के गृह सचिव रिजले अधिक स्पष्टवादी थे। उन्होंने 6 दिसंबर 1904 को कहा कि संगठित बंगाल एक शक्ति है, किंतु विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो मेनली वो इसलिए बांटना चाहते थे कि मतलब उनके खिलाफ बोला ना जा सके। दिसंबर 1903 में विभाजन के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया गया। इसके परिणामस्वरूप तत्काल और स्वतः स्फूर्त विरोध उत्पन्न हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र रे और अन्य नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से विभाजन के प्रस्ताव के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया। मार्च 1904 और जनवरी 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल विरोध सभा आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और राज सचिव के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई। अकेले ढाका डिवीज़न में 69 ज्ञापन दिए गए, जिसमें से कुछ पर 70,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यहाँ तक कि बड़े जमींदार जो अब तक ब्रिटिश राज के प्रति वफादार थे, कांग्रेस नेताओं के साथ जुड़ गए। तो ये बता रहे हैं कि जो बड़े जमींदार भी थे वो भी मतलब अब ब्रिटिश राज के जो मतलब पहले वफादार भी थे वो भी कांग्रेस नेताओं के साथ जुड़ गए। इनमें से अधिकांश कांग्रेस नेता बुद्धिजीवी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, एवं पत्रकारिता, कानून तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और घरों में खाना नहीं बनाया। कलकत्ता में हड़ताल की घोषणा की गई। लोगों ने जुलूस निकाले और नंगे पांव यात्राएं की। सुबह गंगा में स्नान किया और फिर वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर परेड की। यह लगभग स्वतः स्फूर्त रूप से यह आंदोलन का मुख्य गीत बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी का आह्वान किया। 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी का समर्थन और बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया गया। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जी के गोखले ने की। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी का आह्वान किया और 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी का समर्थन और बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया गया। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी के गोखले ने की थी। हालांकि तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और अरविंद घोष के नेतृत्व में गर्मपंथी राष्ट्रवादी इस आंदोलन का विस्तार पूरे भारत में करने और इसे केवल स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम से आगे बढ़ाते हुए एक पूर्ण राजनीतिक जन संघर्ष में परिवर्तित करने के पक्ष में थे। जो गर्मपंथी राष्ट्रवादी थे वो इसे मतलब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इस स्थिति में उनका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। विभाजन का निरसन सभी राजनीतिक लक्ष्यों में सबसे कम महत्वपूर्ण और सबसे संकीर्ण लक्ष्य बन गया था। हालांकि अधिकांश नरमपंथी अभी भी इस सीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं थे।
नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में गंभीर रूप से उभरकर सामने आए। इसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। ये मतभेद विशेष रूप से आंदोलन की गति और अपनाई जाने वाली संघर्ष की तकनीकों के संबंध में उत्पन्न हुए। कांग्रेस के विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर गंभीर प्रभाव हुआ। ठीक है, जो नरमपंथी थे वो इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो इनके मतभेद हुआ। 1907 में सूरत में कांग्रेस में विभाजन हो गया इसको लेकर। ठीक है, 26 का हमारा डी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही नहीं है। अब 27 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ए, भारतीय शासकों को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए सहमति देनी पड़ती थी। बी, भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे। सी, संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को उनके रखरखाव के भुगतान के साथ स्थायी रूप से तैनात करने हेतु एक बाध्य किया गया था। डी, भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। बताना है कौन सा सही नहीं है। 27 का हमारा बी सही है। सहायक संधि प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया। सहायक संधि प्रणाली किसने यूज़ करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करना था। इस प्रणाली के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करना अनिवार्य था। ठीक है, जो भारतीय राज्य के शासक थे उनको क्या है, अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करना अनिवार्य था। मतलब एक ब्रिटिश सेना उनको रखनी पड़ती थी। साथ ही उन्हें इसके रखरखाव हेतु आर्थिक भुगतान करने के लिए बात किया गया। मतलब उन्हें सेना भी रखनी है ब्रिटिश और उसका भुगतान भी करना है। भारत में इस सहायक संधि प्रणाली का प्रवर्तक डुप्ले था, लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था? डुप्ले ने। उसने सूबेदार के व्यय पर हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना तैनात की थी। ठीक है, तो उसने क्या है, सूबेदार के व्यय पर हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना तैनात की थी। भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए भी सहमति देने हेतु बाध्य थे। तो उन्हें क्या है, अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए सहमति देनी होती थी। भारतीय शासक कंपनी के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो किसी दूसरे यूरोपीय व्यक्ति को नहीं रख सकते थे बिना उनकी अनुमति के। भारतीय शासक गवर्नर जनरल के परामर्श किए बिना युद्ध नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना युद्ध नहीं कर सकते थे। ना ही किसी अन्य भारतीय शासक के साथ विचार विमर्श कर सकते थे। अन्य शासक के साथ बात नहीं कर सकते थे। इसके बदले में प्रत्येक अंग्रेज शासक उन शासकों की शत्रुओं से रक्षा करते थे। मतलब क्या कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन देखिए उनकी सेना का व्यय भी उन्हें ही देना है। और संबंध राज्य के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे, लेकिन वो क्या है कि उनके आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वेलेजली की सहायक संधि को सुदृढ़ करने का एक अन्य उद्देश्य फ्रांस को पुनर्जीवित होने और भारत में उसके प्रभुत्व का विस्तार करने से रोकना था। इसका मतलब था जैसे कि फ्रांस को रोका जाए, है ना, तो उसके प्रभुत्व को रोकने के लिए था। इसी समय पूर्व की ओर नेपोलियन के अभियान का भय भी अंग्रेजों में व्याप्त था। उन्हें आशंका थी कि फ्रांसीसी मॉरिशस के अपने उपनिवेश से भारत के पश्चिमी तट पर हमला कर सकते हैं। वेलेजली की सहायक संधि की नीति भारत में घेरे की नीति का विस्तार थी। ठीक है, रिंग फेंस सिस्टम का विस्तार थी, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक निर्भर बनाना सम्मिलित था। मतलब कि जो भारतीय राज्य थे वो ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो जाए। तो 27 का हमारा बी सही है। अब 28 देखते हैं। 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार, गांटीदार या मंडल शब्द संबंधित हैं। ए, शहरी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के एक समूह से। बी, गाँवों में धनी किसानों के एक समूह से। सी, मुगल काल में नियुक्त जनगणना अधिकारी से। डी, गाँवों में जमींदार द्वारा तैनात लठियालों के एक समूह से। 28 का हमारा बी सही है। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम बंगाल पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने बंगाल के ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया तथा भूमि अधिकारों और राजस्व प्रणाली का शासन स्थापित किया। प्रथम राजस्व संग्रह प्रणाली बंगाल और बिहार में आरंभ की। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर विजय प्राप्त की। इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के अनुसार जमींदारों और तालुकदारों को संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता दी गई। तो इन्हें स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया, मतलब जो जमींदार थे उनको संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता दी और उन्हें राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी दी गई। मतलब कि राजस्व वो इकट्ठा करेंगे। उन्हें किसानों से भू राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजों द्वारा निर्धारित हिस्सा
उन्हें देने के पश्चात शेष भाग उन्हें अपने पास रखना होता था। तो वो भू राजस्व इकट्ठा करेंगे और फिर वो अंग्रेज़ों को दे के शेष अपने पास रखेंगे। चूँकि राजस्व दर स्थायी थी, इसलिए उच्च राजस्व दरों का निर्धारण किया जाता था। इसके पीछे ये तर्क था कि चूँकि इन दरों को बार-बार बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए अंग्रेज़ों को भविष्य में होने वाले सभी नुकसान की पूर्ति का प्रयास प्रारंभ में ही किया गया। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा रखा जाता था। अंग्रेज़ों का मत था कि इस प्रणाली से ब्रिटिश जमींदारों को लाभ होगा। अंग्रेज़ों का मत था कि जमींदार भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए भूमि में भी निवेश करेंगे, क्योंकि इससे उनके और किसानों के हिस्से में भी वृद्धि होगी। लेकिन ये व्यवस्था विफल रही। ठीक है, इससे अंग्रेज़ों को लगा कि जो जमींदार है वो क्या है, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जोतदार ऐसे धनी किसान थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। जोतदार कौन थे? जो धनी किसान थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। वे उस व्यवस्था के तहत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। जोतदार उत्तर बंगाल में सबसे शक्तिशाली थे। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में हवलदार, गाटीदार, बरगादार और मंडल के रूप में जाना जाता था। इनके अन्य नाम जैसे हवलदार, गाटीदार, बरगादार, मंडल, ये सब इनके नाम थे। उन्होंने जमींदारों को लगान के भुगतान करने का विरोध किया, क्योंकि वे उन्हें परेशानी में देखकर प्रसन्न होते थे। ठीक है, जोतदारों ने भुगतान करने में अक्षम जमींदारी की नीलाम की गई अधिकांश भूमि भी खरीद ली। जोतदार शीघ्र ही 1000 एकड़ भूमि के स्वामी बन गए और वे ग्रामीण समाज में शक्तिशाली हो गए। जमींदारों को न्यायपालिका से भी राहत प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वहां भी कार्य का अत्यधिक बोझ था। अतः पहले से ही अनेक मामले लंबित थे, इसलिए जमींदारों का प्रभाव कम हो गया। तो 28 का हमारा बी सही है। अब देखते हैं 29। कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1891 ने पुरुषों के कार्य के घंटों को नियंत्रित किया। तीसरा, ये दोनों अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। बताना है कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 3, सी केवल 2 3, डी 1 2 3। 29 का हमारा बी सही है। भारत सरकार आमतौर पर पूंजीवादी समर्थक थी। इसने आधुनिक कारखानों, जिसमें कई भारतीयों के स्वामित्व में थे, की दयनीय स्थिति में सुधार करने हेतु कुछ आधे अधूरे उपाय किए। ब्रिटेन के विनिर्माता लगातार सरकार पर कारखाना कानून पारित करने का दबाव डालते रहे। उन्हें इस बात का भय था कि भारतीय विनिर्माता सस्ते श्रम से भारतीय बाजार में उन्हें प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन के विनिर्माता इसलिए सरकार पर कारखाना कानून पारित करने का दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भारतीय विनिर्माता है वो सस्ते श्रम से क्या है, भारतीय बाजार में उन्हें हटा देंगे। वर्ष 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया। यह मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से निपटने से संबंधित था। इसका मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्य करने की अवधि प्रतिदिन 9 घंटे निर्धारित की गई। देखिए, बच्चों के लिए 9 घंटे भी कितने ज़्यादा हैं। बच्चों के लिए 1 महीने में 4 दिन का अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया। खतरनाक मशीनरी की सुरक्षित तरीके से फेंसिंग किए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 बच्चों की न्यूनतम आयु 7 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष और अधिकतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। बच्चों के लिए कार्य करने की अधिकतम अवधि को घटाकर दिन में 7 घंटे कर दिया गया। महिलाओं के लिए कार्य करने की अवधि के रूप में प्रतिदिन 11 घंटे तय किए गए। इनमें से 1.5 घंटे का अंतराल शामिल था। पुरुषों की कार्य करने की अवधि को विनियमित नहीं किया गया। ठीक है, सभी के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया। किंतु ये कानून अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। इन बागानों में मजदूरों का निर्दयता से शोषण किया जाता था और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। सरकार ने इन बागान मालिकों को ऐसे कानून पारित करने में मदद की। तो मतलब चाय और कॉफ़ी बागानों पर ये लागू नहीं होते थे, मतलब उनमें बहुत गंदा व्यवहार होता था। इससे इन मजदूरों के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद काम करने से इनकार करना लगभग असंभव हो गया। अनुबंध का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध था, जिसमें एक बागान मालिक को दोषी मजदूर को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 29 का हमारा बी सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, दूसरा सही नहीं है। अब 30 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ, एसोसिएशन और नेतृत्वकर्ता। एक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेतृत्वकर्ता आनंद मोहन बोस। दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा, नेतृत्वकर्ता MG रानाडे। तीसरा, इंडियन लीग, नेतृत्वकर्ता KT तेलंग। बताना है कौन सा सही है। A केवल 2, B केवल 3, C केवल 2 3, D 1 2 3। 30 का हमारा ए सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1866 में लंदन में किया गया। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
दादाभाई नौरोजी ने किया था गठन। इनका उद्देश्य भारत के हित में जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करना और भारतीय नागरिक के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करना था। बाद में प्रमुख भारतीय शहरों में एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की गई। इंडियन लीग की शुरुआत वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा लोगों के राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। पुनः सार्वजनिक सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। इसे एम.जी. रानाडे, न्यायमूर्ति रानाडे, एस.एच. चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी और अन्य भारतीय नेताओं के संयुक्त प्रयासों से स्थापित किया गया। तो पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे ने स्टार्ट की। वर्ष 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। ये नेता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार समर्थन नीतियों से असंतुष्ट थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस पूर्व एसोसिएशन में सबसे महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को सभी वैध रूपों में बढ़ावा देना था। तो 30 का हमारा ए सही है। ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, दूसरा हमारा सही है। पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 31 है, ब्रिटिश सेना में वर्ष 1799 में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया था और इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। इस संदर्भ में इस युद्ध का के निम्नलिखित में से कौन सा या से परिणाम थे? एक, ब्रिटिश सहयोगी हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र दे दिए गए थे। दूसरा, मैसूर के मूल राजाओं के वंशजों को पुनः सत्ता लौटाई गई जिनसे हैदर अली ने सत्ता हथिया ली थी। तीसरा, नए मैसूर राज्यों पर सहायक गठबंधन लागू किया गया था। तो बताना है कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 1, 2, सी केवल 2, 3, डी 1, 2, 3। 31 का हमारा सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर शासन किया। उसने माना कि टीपू की शक्तिशाली सेना भारत में उसके विस्तार के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक थी। कंपनी ने वर्ष 1767 से 1792 के मध्य टीपू और उसके पिता हैदर अली के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने तो देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, और जो है टीपू की शक्तिशाली सेना भारत में उसके विस्तार के लिए खतरा थी, मतलब वो उन्हें खतरा मानते थे, तो उनके विरुद्ध उनने 3 युद्ध लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैसूर के इस खतरे को अंततः 4 मई 1799 को रास्ते से हटा दिया गया। अब अंग्रेजों ने अपने भारतीय सहयोगी हैदराबाद के निजाम की सेना की सहायता से 1 माह की घेराबंदी के बाद टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो हैदराबाद के निजाम की सेना की सहायता से उन्होंने क्या है उस पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में टीपू की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही चौथा मैसूर युद्ध जो था 1799 में समाप्त हो गया। युद्ध के पश्चात टीपू की लगभग आधी रियासत को अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी निज़ाम के बीच विभाजित कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो टीपू था उसकी जो आधी रियासत थी उसको अंग्रेज़ों और उसके जो सहयोगी निज़ाम थे उनमें बांट दिया गया। मैसूर के अधीन रियासत में मूल राजाओं के वंशजों को बहाल कर दिया गया। जो मूल राजा के वंशज थे उनको दे दिया गया, जिनसे हैदर अली ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिनसे हैदर अली ने सत्ता ली थी उनको दे दिया गया। नए राजा पर सहायक गठबंधन की एक विशेष संधि लागू की गई। ठीक है, जो उनकी सहायक संधि प्रणाली थी। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर राज्य के प्रशासन का प्रबंधन करने हेतु अधिकृत किया गया। वास्तविकता में मैसूर को पूर्णतः कंपनी पर निर्भर कर दिया गया। तो 31 का हमारा सी सही है, 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही पता चल रहा था कि देखिए ब्रिटिश सहयोगी हैदराबाद के निज़ाम को मैसूर के सभी, वो किसी को भी ब्रिटिश पूरा क्षेत्र तो नहीं देंगे, तो वो तो आप ऐसे ही बता सकते थे, गलत है। अब देखते हैं 32। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र कोप 15 का आयोजन अब अबिजान में किया गया। दूसरा, पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र को 15 का विषय भूमि, जीवन, धरोहर, अभाव से समृद्धि की ओर था। तीसरा, यह मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बताना है कौन से सही है। ए केवल 1, 3, बी केवल 2, 3, सी केवल 1, 2, डी 1, 2, 3।
32 का हमारा डी सही है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र को 15 का आबिदजान के कोटे दी आइवरी में आयोजन किया गया। ठीक है, तो को 15 हुआ था जो मरुस्थलीकरण है, डेजर्टिफिकेशन, उसको रोकने के लिए। ठीक है, यूएनसीसीडी का को 15 हुआ था कोटे डी आइवरी में। को 15 की थीम थी भूमि जीवन धरोहर अभाव से समृद्धि की ओर थी। ठीक है, इसकी थीम भूमि पृथ्वी की जीवन रेखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह थीम भूमि द्वारा वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने की कार्रवाई का आह्वान है। को 15 में 197 पक्षकारों ने सूखा, भूमि की बहाली और भूमि अधिकारों, लैंगिक समानता तथा युवा सशक्तिकरण जैसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वर्ष 2019 में भारत ने यूएनसीसीडी के को 14 की मेजबानी की थी। पहले 2019 में जो हुआ था को 15, उसकी भारत ने मेजबानी की थी। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकरण भूमि का जीर्णोद्धार करने हेतु प्रतिबद्ध है। ये याद रखिए, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का जीर्णोद्धार करेगा। ठीक है, यूएनसीसीडी ने वर्ष 1994 में भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना हेतु तथा एक सुरक्षित, न्यायसंगत एवं अत्यधिक सतत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया था। तो यूएनसीसीडी को 1994 में अपनाया गया था भूमि की रक्षा के लिए। ठीक है, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को दूर करने हेतु ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो मरुस्थलीकरण सूखे के प्रभाव को दूर करने के लिए एकमात्र कानूनी रूप से ये लीगली बाइंडिंग, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबंधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जो ड्राई लैंड है, और जहाँ कुछ अधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जाते हैं। स्थायी सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में है, तो जर्मनी के बॉन शहर में इसका सचिवालय है। तो 32 का हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। 33 देखते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो देखिए 33 का सी सही है। देखिए, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसे नोट कर सकते हैं आगे याद रखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलती है, हर चीज़ आपको करंट अफेयर में भी जल्दी से नहीं मिलेगी, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। हाल ही में विभिन्न रिपोर्ट में उड़ीसा के कोसल क्षेत्र की कंधा जनजाति के धाप नृत्य पर कोविड-19 और इससे संबंधित प्रोटोकॉल के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। विवाह समारोह के दौरान और प्राय मनोरंजन के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक साथ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नाम धाप धप ढप नामक वाद्य यंत्र के कारण रखा गया है। तो जो वाद्य यंत्र होता है धाप, ठीक है, उस पर इसका नाम है। धाप या धप या ढप खंजरी के आकार की होती है, जो लकड़ी से बनी होती है। इसका एक पक्ष खुला होता है और दूसरा पक्ष जानवरों की खाल के टुकड़ों से ढका होता है। धाप के कलाकार प्रमुख और महत्वपूर्ण ढप वाद्य यंत्र के अतिरिक्त ढोल, रामतली, तिमूरली, तासा, माधुरी, निशान, मदल, घुमरा, घुड़का, गिनी और जान जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग भी करते हैं। तो 33 का हमारा सी सही है। 34 देखते हैं। प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन वर्ष 1937-39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। दूसरा, काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गए। तीसरा, कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 1 3, डी 1 2 3। तो 34 का हमारा बी सही है। देखिए, जमींदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करके कांग्रेस ने कृषि ढांचे का पूरी तरह से कायाकल्प करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि जमींदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। इसके दो कारण थे, दो रीजन थे। वर्ष 1935 के अधिनियम की संवैधानिक संरचना के अनुसार प्रांतीय मंत्रिमंडलों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। पहली बात तो उनके पास ऐसे अधिकार नहीं थे। ठीक है, प्रांतीय मंत्रिमंडल के पास इस कार्य को करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों की भी अत्यधिक कमी थी। उनके पास वित्तीय संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि भारत के राजस्व का अधिकांश हिस्सा भारत सरकार द्वारा विनियोजित ग्रहित किया जाता था, क्योंकि जो राजस्व का हिस्सा था वो तो सरकार ही रखती थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो प्रशासनिक संरचना थी उसमें वो बदलाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसे करने का अधिकार केवल वायसराय और गवर्नर को ही प्राप्त था। संयुक्त प्रांत में
अक्टूबर 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तो संयुक्त प्रांत जो था उसमें काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसमें आगरा और अवध दोनों ही प्रांतों में सभी सांविधिक काश्तकारों को उनकी जोतों के लिए पूर्ण वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए। तो उसमें आगरा और अवध जो प्रांत थे उसमें जो सांविधिक काश्तकार थे, ठीक है, उनको उनकी जो जोत थी उनमें पूर्ण वंशानुगत अधिकार दे दी गए, जबकि जमीन के कब्जे अधिभोग में वृद्धि को रोकने हेतु जमींदारों के अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, जमींदार के अधिकार छीन लिए गए। वंशानुगत काश्तकारों की लगान में 10 वर्ष के पश्चात ही परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है, उनके लगान में भी 10 वर्ष बाद ही परिवर्तन कर सकते थे, जबकि इस अवधि के बाद भी जमींदार द्वारा लगान में वृद्धि करने संबंधी अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इससे जमींदार की बुनियादी व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त इससे मुख्य रूप से वैधानिक और अधिभोगी काश्तकार लाभान्वित हुए। इससे अधिभोगी काश्तकारों के उप काश्तकारों के हितों की अनदेखी की गई। इससे खेतीहर मजदूरों पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि इस संबंध में कांग्रेस के मंत्रियों के कारनामों में कुछ काले धब्बे भी हैं। ठीक है, जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर मद्रास सरकार द्वारा मलाबार में उत्तेजक भाषण देने के लिए मुकदमा चलाया गया था। हालांकि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया था। अक्टूबर 1937 में मद्रास सरकार ने एक अन्य कांग्रेस समाजवादी नेता SS बाटलीवाला पर राजद्रोह के लिए भड़काने वाला भाषण देने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। तो 34 का B सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। अब 35 देखते हैं। 1870 के दशक में 1888 के दशक तक पूर्वी बंगाल का पावना जिला कृषक अशांति का केंद्र था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के अधिकार प्राप्त करने से रोकने हेतु जमींदारों द्वारा किए गए प्रयास इस अशांति के मुख्य कारणों में से एक था। दूसरा, इस संघर्ष के मुख्य रूपों में से एक कानूनी प्रतिरोध था। तीसरा, इस अशांति का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। चौथा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में काश्तकारों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। इनमें से कौन से सही है? 2 केवल 2 3, B केवल 1 2 3, C केवल 1 2 4, D 1 4। 35 का हमारा C सही है। देखिए, पूर्वी बंगाल के अधिकांश भागों में 1870 के दशक में 1880 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर कृषक अशांति रही। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल था उसमें क्या है, बहुत कृषक अशांति रही। इस अशांति का कारण जमींदारों द्वारा कानूनी सीमाओं से भी अधिक लगान की दरों में वृद्धि करना था। जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा लगान लेते थे। साथ ही 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को भी जमीन पर कब्जे के अधिकार मिले। जमींदार का प्रयास काश्तकारों को उससे भी वंचित करना था, मतलब जो काश्तकारों को ज़मीन पर अधिकार मिले, ठीक है, जमींदार वो उन्हें उससे वंचित करना चाहते थे। इसके लिए वे किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, जैसे कि उन्हें जबरन जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और उनकी फसलों और पशुओं को जब्त करने के साथ साथ काश्तकारों को न्यायालय में महंगे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। इस तरह के अत्याचारों को किसान अब सहन करने के पक्ष में नहीं थे। मई 1873 में जमींदारों की मांगों का विरोध करने के लिए पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक किसान संघ का गठन किया गया था। ठीक है, एक किसान संघ बनाया गया परगना में। संघ ने लगान हड़ताल का आयोजन किया और इसके तहत रैयतों ने बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया तथा जमींदारों को न्यायालय में चुनौती दी गई। इस मुकदमों की लागत को पूरा करने के लिए रैयतों ने धन जुटाया गया था। यह संघर्ष धीरे धीरे संपूर्ण पावना तत्पश्चात पूर्वी बंगाल के अंचलों में भी फैल गया। प्रत्येक जगह किसान संघ का आयोजन किया गया। लगान देना बंद कर दिया गया। जमींदारों को अदालतों में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, किसानों का यह संघर्ष मुख्य रूप से कानूनी प्रतिरोध तक ही सीमित था। इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन के दौरान बहुत कम हिंसा हुई थी। किसान केवल तभी हिंसा का सहारा लेते जब जमींदार रैयतों से अपनी शर्तों को बलपूर्वक मनवाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते थे, मतलब हिंसा कम हुई थी। आंदोलन के दौरान रैयतों ने कानून और अपने कानूनी अधिकारों तथा शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए एकजुट होने और संघ बनाने की क्षमता के बारे में एक सशक्त जागरूकता विकसित की। हालांकि कृषक अशांति का दौर 1885 तक चलता रहा, लेकिन कई विवाद पहले ही सुलझा लिए गए। इनमें से कई मामलों को सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराया गया था और कई मामलों में जमींदारों के डर से स्वयं ही समझौता कर लिया गया था। इन जमींदारों को किसानों की एकजुट शक्ति से डर लगने लगा था। उन्हें आशंका थी कि मुकदमों में उलझकर उनका ही नुकसान होगा। कई किसानों को जमीन पर कब्जे का अधिकार प्राप्त हो और उन्होंने बढ़े हुए लगान का विरोध किया। तो कई किसानों को उनकी ज़मीन मिल गई। जिन मामलों में हिंसात्मक वारदातें हुई वहाँ सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया। किसानों
की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लेकिन जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा या केवल कानूनी मोर्चे पर ही लड़ाई लड़ी गई, वहां सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। जमींदारों ने किसानों के दमन के जो तरीके अपना रहे थे, उनमें से कुछ के विरुद्ध कानून बनाने का वादा भी सरकार ने किया। ये एक ऐसा वादा था जो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित होने पर अपूर्ण रूप से पूरा किया गया। ठीक है, जमींदारी और औपनिवेशिक शासन को आंदोलन के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जिस बात ने सहमत किया वह यह थी कि इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों की तत्काल शिकायतों को दूर करना और मौजूदा कानूनी अधिकारों और मानदंडों को लागू करने तक सीमित था। यह आंदोलन जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था। यह आंदोलन किसी भी स्तर पर उपनिवेशवादी विरोधी राजनीति से संबंधित नहीं था। किसान संघों ने अपनी सभी गतिविधियां कानून के दायरे में सीमित रखी, जमींदारों से लड़ने के लिए केवल कानूनी तंत्र का इस्तेमाल किया और ब्रिटिश विरोधी कोई मांग नहीं उठाई। आंदोलन के नेताओं ने प्राय तर्क दिया कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, ये केवल जमींदारों के विरुद्ध है। कई युवा भारतीय बुद्धिजीवियों ने किसानों के हितों का समर्थन किया। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी और आर.सी. दत्त शामिल थे। बाद में 1880 के दशक की शुरुआत में बंगाल काश्तकारी विधेयक की चर्चा के दौरान सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया, रैयत संघों के गठन में मदद की और लगान विधेयक के समर्थन में 2000 किसानों तक की विशाल सभा आयोजित की। इंडियन एसोसिएशन और कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि लगान का निर्धारण स्थायी रूप से कर दिया जाना चाहिए। 35 का हमारा सी सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है। 36 देखते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1927 में केवल बॉम्बे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। दूसरा, जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके गठन में सहयोगी थे। बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। 36 का देखिए बी सही है। 1920 के दशक की शुरुआत से जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे अनेक पूंजीपति भारतीय वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय हितों, भारत के पहले से ही अपेक्षाकृत अधिक संगठित यूरोपीय हितों के विपरीत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास कर रहे थे जो औपनिवेशिक सरकार के समक्ष अपनी मांगों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो जो जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे, ठीक है, जो पूंजीपति भारतीय वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय हितों के लिए मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाना चाह रहे थे जो औपनिवेशिक सरकार के समक्ष उनकी मांगें रख सके। भारतीय पूंजीपति अपने प्रयास में सफल हुए और यह प्रयास 1927 में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ फिक्की के गठन के रूप में परिणत हुआ। तो उन्होंने बनाया भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ 1927 में, जिसमें भारत के सभी हिस्सों का व्यापक और तीव्रता से बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व शामिल था। फिक्की को शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार के साथ साथ समान रूप से भारतीय जनता से भी मान्यता मिल गई। इसे भारतीय पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पूंजीपति वर्ग के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से फिक्की की भूमिका को व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में देखा। वे इसे औपनिवेशिक भारत के आर्थिक मामलों में राष्ट्रीय सरकार की भूमिका निभाने वाला संगठन मानने लगे। हालांकि पूंजीपति फिक्की को केवल अपने और देश के आर्थिक हितों के लिए लड़ने वाला पूंजीपति वर्ग का ट्रेड यूनियन संगठन नहीं मानते थे। पूंजीपति वर्ग के नेताओं ने अब स्पष्ट रूप से इस आवश्यकता को महसूस किया कि इस वर्ग को राजनीति में प्रवेश करके प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने की भूमिका निभानी चाहिए। 36 का हमारा बी सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। अब देखते हैं 37। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, INA के विचार की कल्पना सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा की गई थी। दूसरा, इसके दो मुख्यालय, एक रंगून में, दूसरा सिंगापुर में थे। तीसरा, इम्फाल अभियान में जापानी सेना के साथ INA की एक बटालियन भी शामिल थी। इनमें से कौन सा सही है। ए केवल 1-3, बी केवल 1-2, सी केवल 2-3, डी 1-2-3। 37 का हमारा डी सही है। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के विचार की कल्पना सर्वप्रथम मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने की थी। तो INA के विचार की सबसे पहले कल्पना किसने की थी। मलाया में जो भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी थे मोहन सिंह ने की थी। वह युद्ध के कैदियों के साथ एक सेना का गठन करने के लिए मदद हेतु जापानियों के पास गए थे। ठीक है, क्या है, वह युद्ध के कैदियों के साथ एक सेना का गठन करने के लिए मदद हेतु जापानियों के पास गए। इस पहल को जापानी सेना और दक्षिण पूर्व एशिया की जातीय भारतीय आबादी से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में इंडियन नेशनल आर्मी की स्वायत्तता और जापानी सैनिकों द्वारा भारतीयों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कारण मोहन सिंह और जापानी
सेना कमान के बीच असहमति उत्पन्न है, इसके कारण बाद में सेना को भंग कर दिया गया और मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए और वहाँ उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की। अंतरिम सरकार ने तब ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस सरकार को धुरी राष्ट्रों और उनके सहयोगी देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। उन्होंने रंगून और सिंगापुर में आईएनए के 2 मुख्यालय स्थापित किए। रंगून और सिंगापुर में आईएनए के 2 मुख्यालय स्थापित किए एवं आईएनए को पुनर्गठित करना शुरू किया। समान नागरिकों में से भी भर्तियां की गई। विश्व भर में रहने वाले भारतीयों से धन एकत्र किया गया, जिनका प्रबंधन एक अलग बैंक आज़ाद हिंद बैंक द्वारा किया गया। उन्होंने सेना में 4 ब्रिगेड भी स्थापित की, जिसका नाम गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद स्वयं के नाम पर रखा। ठीक है, शाह नवाज की कमान में आईएनए की एक बटालियन की जापानी सेना के साथ भारत बर्मा सीमा पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई, लेकिन वहाँ भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल राशन हथियारों से वंचित रखा गया, बल्कि जापानी इकाइयों के लिए निम्न श्रेणी के कार्य करने के लिए भी बात किया गया। इससे आईएनए के लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। इम्फाल अभियान विफल रहा और जापानी सैनिक पीछे लौटने लगे। इसके पश्चात इस बात की कोई संभावना नहीं रही कि आईएनए भारत को स्वतंत्र करवा सकती है। 37 का हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। अब 38 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1937-39 की अवधि में 28 महीने के कांग्रेस शासन के दौरान तैयार किया गया था। दूसरा, इस योजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में JRD टाटा और जॉन मथाई शामिल थे। तीसरा, इस योजना ने आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में का समर्थन किया था। बताना है कौन से सही है। A केवल 1, B केवल 1, 2, C केवल 2, 3, D 1, 2, 3। 38 का हमारा सी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भविष्य के स्वतंत्र भारत के लिए कई आर्थिक योजनाएं तैयार की गई। ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना वर्ष 1944-45 में बॉम्बे प्लान था। ठीक है, तो जो आर्थिक योजना थी बॉम्बे प्लान, इसे भारतीय पूंजीवादी दुनिया के 3 बड़े पूंजीपतियों JRD टाटा, ठीक है, GD बिरला और श्रीराम द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में दूरगामी भूमि सुधार, एक बृहद सार्वजनिक क्षेत्र और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी निवेश की इसमें कल्पना की गई थी। ठीक है, भूमि सुधार, एक बृहद सार्वजनिक क्षेत्र और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी निवेश की कल्पना की गई थी। इस योजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, अर्देशिर दलाल, श्रीराम, कस्तूरभाई, लालभाई, AD श्रॉफ और जॉन मथाई शामिल थे। बॉम्बे प्लान ने तीव्र आर्थिक विकास और समान वितरण के प्रश्न को गंभीरता से उठाया, यहाँ तक कि आंशिक राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार, श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता के लिए तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने क्या है, बॉम्बे प्लान में तीव्र आर्थिक विकास, समान वितरण के प्रश्न को गंभीरता से उठाया कि समान वितरण और तीव्र आर्थिक विकास, यहाँ तक कि आंशिक राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार, श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता को इन्होंने उठाया। ठीक है, इसके लिए तर्क प्रस्तुत किया। बॉम्बे प्लान के योजनाकारों द्वारा बनाई गई मूल धारणा यह थी कि इस योजना को केवल एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। 38 का हमारा सी सही है, दूसरा तीसरा सही है। अब 39 देखते हैं। स्वामी दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रचलित मान्यता है। एक, कर्म और आत्मा के देहांतरण की अवधारणा का समर्थन। दूसरा, युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन। तीसरा, वैदिक ज्ञान की अभ्रांतता। बताना है कौन सा सही है। A केवल 1, 2, B केवल 2, 3, C केवल 1, 3, D 1, 2, 3। 39 का डी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 83 ने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत विशेषज्ञ थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया। ठीक है, तो वो संस्कृत विशेषज्ञ थे और उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया था। वह वेदों की अभ्रांतता में विश्वास करते थे। वह वेदों को सभी सत्य और ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते थे। वो मानते थे वेद जो है वो सभी सत्य और ज्ञान का अंतिम स्रोत है। उनका मानना था कि वैदिक धर्म के दूषित होने के लिए पुराणों जैसी उत्तर वैदिक पुस्तकें दोषी हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि मतलब वैदिक धर्म दूषित हुआ पुराणों जैसी उत्तर वैदिक पुस्तकों के कारण। उन्होंने ईश्वर की मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म के विचार का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म जैसे विचार का विरोध किया, लेकिन कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन किया। लेकिन वो कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने भाग्य, कर्म, नियति के सिद्धांत को भी खारिज किया।
वो भाग्य, कर्म, नियति के सिद्धांत को नहीं मानते थे। वह एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते थे जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो वो ईश्वर के भौतिक अस्तित्व को नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक सामाजिक जीवन पर ब्रह्मांडवादी वर्चस्व को खारिज किया। ठीक है, ब्रह्मांडवादी वर्चस्व को खारिज किया। मनुष्य और ईश्वर के बीच की कड़ी होने के ब्राह्मणों के दावे की निंदा भी की। मतलब ये जो जो ब्राह्मण है और मनुष्य ईश्वर के बीच की कड़ी है, इसकी निंदा करी। उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, हालांकि जन्म की बजाय योग्यता पर आधारित होना चाहिए। मतलब 4 वर्ण है लेकिन वो योग्यता पर आधारित होना चाहिए, जन्म पर ही। उन्होंने युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का पुरजोर समर्थन किया। जो युवा पीढ़ी है उसके विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन करना चाहिए। उनका मानना था कि हिंदुओं के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में सभी का स्थान समान है। ठीक है, हिंदुओं का जो आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन है उसमें सबका स्थान समान है। उन्होंने समाज में महिलाओं की समानता का पक्ष समर्थन किया, महिलाओं की समानता का भी समर्थन किया। उनके अनुसार महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह, सती और अन्य प्रथाओं का विरोध करते हुए विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। वर्ष 1883 में दयानंद की मृत्यु के पश्चात आर्य समाज का कार्य प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा जारी रखा गया। आर्य समाज के लिए शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, वर्ष 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई, लेकिन डीएवी कॉलेज का पाठ्यक्रम को लेकर समाज में 2 समूहों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। एक समूह को कॉलेज पार्टी, कुछ सूत्रों के अनुसार संस्कृत पार्टी के रूप में जाना जाता था, जिसमें नेताओं ने लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय शामिल थे। दूसरे समूह को महात्मा पार्टी, बाद में गुरुकुल के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व गुरुदत्त विद्यार्थी लाला मुंशीराम, जिसे बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाने लगा, के द्वारा किया गया। जबकि कॉलेज पार्टी ने आर्थिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी पाठ्यक्रम और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, 2 में बट गए। कॉलेज पार्टी मतलब वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, लेकिन महात्मा पार्टी ने प्राचीन गुरुकुलों की परंपरा में संस्कृत और वैदिक दर्शन के अध्ययन को प्रारंभ करने में रुचि रखती थी। ठीक है, उन लोग ने संस्कृत और वैदिक अध्ययन करा। बाद में शाकाहार का मुद्दा भी विवाद का विषय बन गया। कॉलेज पार्टी मांसाहारवाद के विरुद्ध नहीं थी। इन्होंने दावा किया कि आहार एक व्यक्तिगत पसंद है और समाज के सिद्धांतों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन महात्मा पार्टी सभी आर्यों के सख्त रूप से शाकाहारी होने के पक्षधर थी। अंत में आर्य समाज इन मुद्दों पर 1893 में विभाजित हो गया। 39 का हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। अब 40 देखते हैं क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। दूसरा, इस आंदोलन का मकसद पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य में स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थानों पर खलीफा के प्राधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। तीसरा, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया था। बताना है कौन से सही है। ए केवल 1, 2, बी केवल 2, 3, सी केवल 1, 3, डी 1, 2, 3। 40 का हमारा डी सही है। 1920 में ब्रिटिशों ने तुर्की, वर्तमान तुर्की के सुल्तान और खलीफा पर एक कठोर संधि थोप दी थी। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने जो तुर्की था उसके सुल्तान और खलीफा पर एक कठोर संधि थोप दी। जलियांवाला बाग नरसंहार की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। साथ ही भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। भारतीय मुसलमान तब नाराज हो गए जब उन्हें पता चला कि युद्ध के पश्चात तुर्की के साथ उदार व्यवहार का आश्वासन देकर युद्ध के दौरान उसकी वफादारी खरीदी गई थी। यह एक ऐसा वादा प्रतीत होने लगा जिसे ब्रिटिश राजनेताओं द्वारा पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और वे स्वाभाविक रूप से परेशान थे जब उन्हें लगा कि अब पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन में पवित्र स्थानों पर खलीफा का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली इसके विरुद्ध एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो जो मोहम्मद अली, शौकत अली थे, उन्होंने शुरू किया खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने की मांग की, तो इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा महात्मा गांधी ने। गांधी जी काफ़ी समय से खिलाफत आंदोलन के संपर्क में थे और नवंबर 1919 में उन्होंने खिलाफत सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। वे हमेशा उनके हितों के प्रति सहानुभूति रखते थे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने उन वादों को करके विश्वास भंग किया है जिनका पालन करने का उनका कोई इरादा ही नहीं था। फरवरी 1920 में उन्होंने खिलाफत समिति को सुझाव दिया कि सरकार के व्यवहार का विरोध करने के लिए अहिंसक असहयोग आंदोलन करें। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने सर्वसम्मति से असहयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने
असहयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। 40 का हमारा डी सही है, तो तीनों ही सही है। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।